हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट के इस इनकम टैक्स एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। शुरू करते हैं इस नए मोटिवेशन कोट के साथ। आयकर विधान एवं लेखे के बहुविकल्पी प्रश्न जो असेसमेंट 2019-20 से संबंधित हैं, ये आयकर के जो एग्जाम्स होने जा रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, उसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे हैं उससे संबंधित वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है? इसका विकल्प डी सही है, व्यक्ति द्वारा, सहकारी समिति द्वारा, व्यक्तियों के संघ द्वारा। आगे क्वेश्चन दूसरा है, आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्र सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, 82 वर्षीय व्यक्ति के लिए आयकर मुक्त सीमा होगी, ये सी सही है। इसका 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक की आय पर उस पर कोई कर नहीं देना है। चौथा क्वेश्चन है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 का गत वर्ष होगा, इसका बी विकल्प सही है, 2019-20। आगे पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? इसका डी सही है, उत्पादन कर। और ये जो ऊपर दिए ए बी सी दिए, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। आयकर में आय के कितने शीर्षक होते हैं? ऑप्शन सी सही है, 5 शीर्षक होते हैं। 5 शीर्षक का नाम होता है, पहला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। एक बार दोबारा से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ये 5 होते हैं इनकम के स्रोत। एक व्यक्ति ने 5 आय स्रोतों से आय कमा सकता है। आगे 7वां क्वेश्चन है, अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कहते हैं? उसे इसका ऑप्शन सी सही है, माना हुआ करदाता, यानी कि डीम्ड असेसी। इसका सी विकल्प सही है। व्यक्ति कौन है? हु इज पर्सन, इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अब देखिए, व्यक्ति आयकर में व्यक्ति एक होता है इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनी, एचयूएफ, बीओआई, एओपी और एजेपी, यानी कि ये 7 व्यक्ति होते हैं इनकम टैक्स में। दोबारा देख लो, एक होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ यानी कि संयुक्त हिंदू परिवार, साझेदारी फर्म, कंपनी, एजेपी, बीओआई और एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये 7 व्यक्ति होते हैं। यहाँ कितने दिए हैं? यहाँ पर दिए हैं 3 दिए हैं, इंडिविजुअल्स वो व्यक्ति, कंपनी और एक फर्म, तो ये तीनों कर चुकाते हैं। गत वर्ष का आशय, इसका ऑप्शन डी सही है, कर निर्धारण वर्ष से पूर्व का वित्तीय वर्ष। 10वां क्वेश्चन है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया या लगान आय है? इसका ऑप्शन डी बी सही है, कृषि आय। तो कृषि से जो भी किराया प्राप्त होता है उसे कहते हैं कृषि आय। 11वां क्वेश्चन है, कृषि आय पर कर की गणना तब की जाती है जब? इसका है ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। इसकी 2 कंडीशन है, एक है कृषि आय 5,000 से अधिक होनी चाहिए, दूसरा करदाता कुल आय कर योग्य हो, मतलब उसकी जो आय हो कर योग्य सीमा से अधिक हो, तभी उसकी आय में ये जोड़ी जाएगी, कृषि आय जोड़ी जाएगी। आगे 12वां क्वेश्चन है, अंशतः कृषि आय है? इसका ऑप्शन बी सही है, चाय के बागानों से आय। आगे गैर कृषि आय है, इसका ऑप्शन सी सही है, उपरोक्त ए बी दोनों। डेयरी की आय और मछली पालन की आय, ये दोनों गैर कृषि आय के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन है, रबड़ के उत्पादन से आय होने पर ऐसी आय का कितने प्रतिशत भाग कृषि आय माना जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही है, 65%। आगे 15वां क्वेश्चन है, डाकघर के एकल बचत खाते पर ब्याज की रकम की करमुक्त सीमा निम्नलिखित है? इसका ऑप्शन सी सही है, 3,500 रुपये। 16वां क्वेश्चन है, डाकघर की संयुक्त बचत खाते पर ब्याज की रकम की करमुक्त सीमा? इसका ऑप्शन ए सही है, 7,000।
आगे 17वां क्वेश्चन है, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की विधवा को दी गई पेंशन वेतन से आय शीर्षक में करयोग्य नहीं होगी, क्योंकि देखो वेतन शीर्षक में आय उसी की जाएगी जब वेतन पाने वाले व्यक्ति और वेतन देने वाले व्यक्ति में नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा। तो इनके बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है। 18वां क्वेश्चन है, यदि मकान दिल्ली मुंबई, याद करो DMKC, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, इनमें से किसी भी शहर में अगर स्थापित है तो जो मकान किराया भत्ता यानी कि HRE की गणना करने के लिए वेतन का कितना हिस्सा लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा। ठीक है, DMKC में से दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में से किसी शहर में अगर मकान स्थित है तो कितना परसेंट लिया जाएगा सैलरी का, 50%। इसका बी सही है। आगे, आवागमन भत्ता अपंग कर्मचारी की किस सीमा तक कर मुक्त है, इसका बी ऑप्शन सही है, 3200 प्रति माह। आगे 20वां क्वेश्चन है, अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि, इसका ऑप्शन सी सही है, 50% कर योग्य और 50% कर मुक्त। 21 नगर पालिका कर घटाए जाते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है, मकान मालिक द्वारा चुकाने पर। 22 क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आशय शीर्षक के अंतर्गत उसी मकान की आय कर योग्य होगी, ऑप्शन ए सही है, जिस मकान पर करदाता का स्वामित्व, मतलब जिस संपत्ति का जो स्वामी है, जो उसका स्वामी होनी चाहिए, मतलब जो मकान है उस मकान का स्वामी करदाता स्वयं होना चाहिए, तभी उसे उसकी कर योग्य आय मानी जाएगी। 23 क्वेश्चन है, संपत्ति का व्यवसाय में गत वर्ष की उपयोग 180 दिन से अधिक करने पर ह्रास की दर होती है, इसका ऑप्शन बी सही है, सामान्य दर। क्वेश्चन 24 है, एक वकील का कार्य किसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही है, पेशा। देखो पेशा टीचिंग है, वकालत है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, CA, ये सब पेशा के अंतर्गत आते हैं। आगे 25 है, नियॉन साइन बोर्ड पर ह्रास स्वीकृत है, इसका ऑप्शन बी सही है, 10%। अपलिखित होने वाली संपत्ति पर सदैव पूंजी लाभ होता है, इसका ऑप्शन ए सही है, अल्पकालीन। 27वां क्वेश्चन है, प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है यदि किसी के द्वारा घोषित किया जाए, तो ऑप्शन ए सही है, घरेलू कंपनी द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए 28वां है, मकान संपत्ति को किराएदार द्वारा पुनः किराए पर उठाने से आय, उसका ऑप्शन बी सही है, अन्य स्रोत से आय। मतलब जब कोई किराएदार किसी मकान को किराए पर लेता है और वो भी किराए पर उठा देता है, तो उसकी जो किराया मिलेगा वो अदर सोर्स में उसका टैक्सेबल होगा। आगे चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, चालू वर्ष का ह्रास किस आय में अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता है, चालू वर्ष का ह्रास किस आय में से अगले वर्षों में पूरा किया जा सकता है, इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी से। पूंजी लाभ में से किया जा सकता है, मकान की आय से किया जा सकता है, मकान संपत्ति व्यवसाय की आय से भी किया जा सकता है, तो ये डी ऑप्शन सही है इसका, ये उपरोक्त सभी। आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कुल आय को निम्नलिखित रकम तक पूर्णांकित किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, 10 रुपये तक। आगे क्वेश्चन 32, कर वसूली के अंतर्गत निम्न को शामिल किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, आयकर, ब्याज एवं अर्थदंड, ये तीनों वसूल किए जाते हैं। आयकर है एक प्रत्यक्ष कर है, इसका ऑप्शन ए सही है। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो, इसका ऑप्शन बी सही है, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक होगी तभी आयकर लगाया जाएगा। 35वां क्वेश्चन, आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के निम्न खंडों के लिए होती है, बी ऑप्शन सही है, बढ़ती हुई। स्लैब सिस्टम में क्या बढ़ती चली जाती है। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया था, सर जेम्स विल्सन के द्वारा, इसका ऑप्शन डी सही है।
और 37 क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में बना। ऑप्शन सी सही है इसका, 1961 में। आगे 38 क्वेश्चन है, आयकर की रकम का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर निम्नलिखित दर से लगाया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, 4%। आगे 39 क्वेश्चन है, पुरुष करदाता की दशा में आयकर की कौन सी रकम आयकर की सीमा के अंतर्गत कर मुक्त है। तो 2,50,000 तक उसकी आय कर मुक्त होगी। ऑप्शन बी सही है। 40 क्वेश्चन है, 68 वर्षीय महिला की दशा में आय तभी करी होगी जब वह निम्नलिखित रकम से अधिक हो। उसकी आय होनी चाहिए 3 लाख से अधिक, तभी उसकी आय पर कर लगेगा। चलिए आगे 41 क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति करदाता की दशा में 10% की दर से अधिभार तभी लगाया जाएगा जब आय निम्नलिखित रकम से अधिक हो। 50 लाख से सरचार्ज की बात करते हैं तो इसकी 50 लाख से अधिक होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है। राखी जिसकी गत वर्ष 2019-20 में कर योग्य आय 60 लाख है, निम्नलिखित दर से अधिभार का भुगतान करेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 10%। आयोजन 42 है, आयकर के लिए आयु क्वेश्चन है, आयकर के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वह व्यक्ति होगा जिसकी आयु निम्नलिखित से अधिक हो, 80 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। आगे क्वेश्चन 44, आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं वित्त अधिनियम द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। धारा 10 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 की आय कर मुक्त है। ऑप्शन ए सही है, सभी करदाताओं के लिए। क्वेश्चन 46, विदेशी संस्था की ओर से भारतीय कंपनी द्वारा चुकाए गए कर किस धारा के अंतर्गत आते हैं। धारा 10 सेक्शन 10 सबसेक्शन 6B। ऑप्शन ए सही है। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर मुक्त आय उपरोक्त सभी कर मुक्त आय। इसका ऑप्शन डी सही है। कृषि आय, विदेशी भत्ते और भारतीय कंपनी का लाभांश, ठीक है, ये सभी कर मुक्त आय हैं। क्वेश्चन 48 है, एक व्यवसाय की आय अभिभावक करदाता की आय में जोड़ी जाएगी यदि वह, ऑप्शन बी सही है, 1500 से अधिक हो। क्वेश्चन 49 है, संसद सदस्य को प्राप्त दैनिक भत्ता होता है। इसका ऑप्शन बी सही है, कर मुक्त। और 50वां क्वेश्चन है, यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम सारे क्वेश्चन MCQ वाले कवर कर रहे हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए जो MCQ क्वेश्चन को पूरा वीडियो बना रहे हैं। तो हमारे सारे वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है। ऑप्शन बी सही है, कानपुर में कृषि आय। चलिए आगे फिर से एक मोटिवेशन कोट बोलते हैं। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए इस पेपर की औकात को दिखाते हैं और अगले क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से पेपर सेट होगा, लगभग यहीं से क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और वीडियो को देखना, कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, उसका सुधार किया जाएगा। 51 क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यय हेतु छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति होगी। ऑप्शन ए सही है, कर मुक्त, इस पर कर नहीं लगता है। 51 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का हिस्सा। इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्णतः कर मुक्त होता है। 53 क्वेश्चन है, कर मुक्त आय का उल्लेख आयकर अधिनियम की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है, सेक्शन 10 में उल्लेखित है। सेक्शन 10 उन आयों को बताती है जो कर से मुक्त होती हैं।
एक करदाता की करमुक्त आय किस मद में शामिल होगी? इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन है। एक विवरण, एक शिक्षण संस्था की आय किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, धारा 10 सबसेक्शन 23C। आगे 56 क्वेश्चन है। एक साझेदारी फर्म की दशा में कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से सम्मिलित तभी किया जाएगा जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। तो इसका ऑप्शन डी सही है। पहला, साझेदारी फर्म की आय 2 लाख से अधिक हो। दूसरा पॉइंट है साझेदारी फर्म की कृषि आय 5,000 से अधिक हो। और सी है साझेदारी फर्म एक पंजीकृत फर्म हो। ये तीनों बातें सही हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। आगे 57 क्वेश्चन है। कृषि क्रियाओं को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। एक है कृषि क्रिया, दूसरा गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन 58 है। चाय के उत्पाद से आय निम्नलिखित प्रतिशत भाग व्यापार तथा पैसे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा? इसका ऑप्शन सी सही है, 40%। यानी कि 60% कृषि योग्य होगी और 40% गैर कृषि योग्य होगी। आगे, कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जबकि, इसका ऑप्शन ए सही है, कुछ शर्तें पूरी होंगी। मतलब ऐसा भवन जो कृषि मतलब फार्म हाउस बनाए जो कुछ शर्तों को पूरा कर देगा तो ही उसे कृषि आय माना जाएगा। इसका आगे 60 क्वेश्चन है। महिला करदाता के लिए 80,000 की कृषि आय को कुल आय में शामिल तभी किया जाएगा जब उसकी गत वर्ष की कर योग्य आय निम्नलिखित से अधिक होगी। इसका ऑप्शन सी सही है, 2.5 लाख से अगर ऊपर होगी तो उसकी 8,000 जो कृषि आय उसे कुल कर योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन 61, मिस्टर एक्स की कर योग्य आय 2,50,000 है और उसकी कृषि आय को इस आय में कर लगाने की दशा में तभी सम्मिलित करेंगे जब कृषि आय की रकम कम से कम 5,000 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 5,000 हो, कम से कम 5,000 हो। तो इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ए सही होना चाहिए, इन्होंने डी दिया है। इन्होंने कहा क्या कहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख है तो 2.5 लाख तक तो इससे ऊपर होनी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होगी तभी जोड़ी जाएगी। इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसका ए नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वह 2.5 लाख से ऊपर होगी इनकम, करोड़ की सीमा से अधिक है, 2.5 लाख करोड़ की सीमा है, इससे अधिक होगी तभी उसके इसमें जोड़ा जाएगा। कृषि आयकर से पूर्णतः मुक्त है बशर्ते भूमि भारत में स्थित हो। मतलब वो उसी भूमि का कर आय कर से मुक्त है जो भूमि भारत में हो। अगर भारत से बाहर कोई भूमि है जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना या अदर किसी कंट्री में तो उस पर टैक्स लगेगा। आगे 63वां क्वेश्चन है। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की गणना करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है, गैर कृषि आय कर। आगे 64 क्वेश्चन है। कृषि आय में शामिल है, इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी दो को। पहला है कृषि कार्य से आय, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया और पुष्प लगाने की आय, ये सभी ऑप्शन सही है। आगे, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृषि आय है? इसका ऑप्शन सी सही है, कृषि भूमि से प्राप्त किराया। कृषि भूमि से प्राप्त किराया ही कृषि आय माना जाता है। अन्य सभी चाहे पशुपालन की आय हो, मुर्गी पालन की आय हो,
चारागाह से आय हो, सिंगाड़े से आय हो, अपने आप उत्पन्न हुए पेड़ों की बिक्री से आय हो, ठीक है, ये सभी आय कृषि योग्य गैर कृषि आय माना जाता है। 66 है, कृषि आय को गैर कृषि आय में कर लगाने के उद्देश्य से शामिल करने की योजना निम्नलिखित करदाताओं पर लागू नहीं होती है। कंपनी पर लागू नहीं होती है, कंपनी पर तो टैक्स लगता ही है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 67 है, किसी आय को कृषि आय होने के लिए आवश्यक है भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में होना चाहिए। जब तक भूमि कृषि कार्य में उपयोग नहीं होगी तब तक उसे कृषि आय नहीं माना जाएगा। तो इससे ऑप्शन ए सही है। आगे 68 क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन व विक्रय में सम्मिलित निम्नलिखित प्रतिशत कृषि आय माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 60%। यानी 60% अगर आय है, कुल आय का 60% जो कृषि से प्राप्त हुई उसका 60% कृषि आय माना जाएगा और 40% गैर कृषि आय। 69 क्वेश्चन है, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है। इसका ऑप्शन डी सही है, धारा 10 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन 70 है, पुरुष करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जबकि। इसका ऑप्शन सी सही है, करदाता की कृषि आय 5,000 तथा गैर कृषि आय 2.5 लाख से अधिक हो। ये दो कंडीशन पूरी हो जाए तो उसकी आय को कृषि आय को कुल आय में जोड़ दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका। आगे अब तक 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 71 क्वेश्चन आ रहा है, कृषि आय आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाएगी। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें किसी में नहीं जुड़ी तो ऑप्शन डी है, डी सही इसका है। 72 में देखो, कृषि भूमि से प्राप्त किराए का भाग कृषि आय। ऑप्शन ए सही है। कृषि आय माने आकस्मिक आय नहीं होती है, व्यवसायिक आय नहीं होती है, पैसे की आय नहीं होती है, तो इसका ए सही है। आगे 73, कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे 74 क्वेश्चन है, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में नए उपक्रम की आय। ऑप्शन बी सही है, 10 वर्षों तक, किंतु 2010-11 तक आगे एक व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन सी, भारत में तथा भारत के बाहर कहीं भी आय प्राप्त कर सकता है। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है या बदल सकती है। इसका ऑप्शन बी सही है। 77 है, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार के लिए विदेश जाता है, निवासी होने के लिए उसे भारत में ठहरना होगा 182 दिन। ऑप्शन बी सही है इसका। 78वां क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक को जो गत वर्ष में भारत में आया, भारत का निवासी बनने के लिए भारत में गत वर्ष में कितने दिन रहना अनिवार्य है। इसका ए सही है, 182 दिन रहना अनिवार्य है। 79 क्वेश्चन है, एक कंपनी गत वर्ष में हो सकती है। इसका ऑप्शन डी सही है, निवासी अनिवासी कोई भी हो सकती, दो होती है, निवासी या फिर अनिवासी हो सकती है। ऑप्शन डी सही है। 80 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण निम्न में से किस पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, भारत में निवासी स्थिति पर। 81 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो गत वर्ष में निवासी है अगले गत वर्ष में होगी। इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे 82 क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त समझी जाने वाली आय कर योग्य होती हैं। इसका ऑप्शन ए सभी करदाताओं के लिए, या तो प्राप्त या प्राप्त समझी जाने योग्य जो आय है वह सब पर कर लगेगा। आयकर का प्रभाव करदाता की निम्नलिखित स्थितियों पर निर्भर करता है, नागरिकता पर, निवासी स्थिति पर। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 84 क्वेश्चन है, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रमिकों में श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 85 क्वेश्चन है, पाकिस्तान में व्यापार से आय जो भारत में नियंत्रित है कर योग्य होगी। निवासी, साधारण निवासी, अनिवासी।
तो ए और बी दो के लिए इसका ऑप्शन डी सही है, निवासी और असाधारण निवासी दोनों के लिए। 86 बिना कर लगी पूर्व के वर्षों की विदेशी आय जिसे भारतवर्ष में भेजा गया है कर होगी किसी के लिए, जो रेमिटेंस होती है, रेमिटेंस वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। तो ऑप्शन डी सही है इसका, किसी भी के लिए नहीं। आगे 87 भारतीय कंपनी से मिलने वाला लाभांश किसके लिए कर योग्य होता है। ऑप्शन डी सही है, किसी के लिए भी नहीं। जो भारतीय कंपनी से जो लाभांश मिलता है इंडियन कंपनी का, वो टैक्स फ्री होता है। ठीक, तो अब हमारा 88, अब सेंचुरी पे पहुंचे, 100 क्वेश्चन होने वाले। हमारे 88 क्वेश्चन हो चुके हैं। 88वां क्वेश्चन है, गैर सरकारी कर्मचारी की सकल वेतन में से कटौती मिलती है। ऑप्शन बी सही है, रोजगार कर। आगे 89 है, घरेलू नौकरों को सुविधा कर योग्य होती है। कौन सी सुविधा, तो इनकी होती है विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। विशिष्ट कर्मचारी जिनका वेतन 50,000 से अधिक होता, उन्हें विशिष्ट कर्मचारी यानी स्पेशल एम्प्लॉय माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। 90, देखो 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक विधवा को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर योग्य होगी। ये कर योग्य होती है अदर सोर्स में कर योग्य होती है। ठीक है, अच्छा ये एक पेज दोबारा आ गया है। 88 के बाद 90 हमने कर दिया है। हाँ, तो डी सही है, इसकी आय अन्य साधनों में कर योग्य होगी। ये पेज डबल आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 91, अब सेंचुरी लगने से केवल 10 क्वेश्चन दूर हैं हम, अभी तक 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 91 क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रति माह प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। तो 100 रुपये प्रति माह प्रत्येक बच्चे के लिए, ये सही है इसका। मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है। ऑप्शन ए सही है, केवल सरकारी कर्मचारियों को। और 93, मनोरंजन भत्ते की कटौती की अधिकतम राशि होती है। ऑप्शन सी सही है, 5,000। 94 है, कार भोजन क्रेडिट कार्ड क्लब उपहार सुविधाएं कर योग्य नहीं होंगी यदि कर्मचारी। ऑप्शन डी सही है, गैर विशिष्ट हो, मतलब स्पेशल कर्मचारी नहीं हो तो उसके लिए टैक्स फ्री रहेंगे। वेतन में शामिल होते हैं अनुलाभ, वेतन, नगद प्राप्तियां और उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 96, केवल 4 क्वेश्चन दूर हैं सेंचुरी से। आगे देखते हैं 96, विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जिनका वेतन 50,000 से वार्षिक वेतन अधिक हो। मतलब जो व्यक्ति एक वर्ष में 50,000 से अधिक वेतन, हमने ये बताया था 50,000 से वेतन से एक वर्ष में अधिक मिलेगा, उसे विशिष्ट कर्मचारी कहा जाता है। आगे देखिए 97, केवल 3 क्वेश्चन दूर है यहाँ पे सेंचुरी लगने से। निजी अस्पतालों में चिकित्सा बिलों की पूर्ति कर योग्य मुक्त होती है। ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। आगे 98, केवल 2 क्वेश्चन दूर है सेंचुरी से। यदि कर्मचारी को मकान 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में स्थित है तो उसका मूल्यांकन करते हैं। ऑप्शन ए सही है, वेतन का 15%, यानी कि इसमें वो डीएमकेसी वाला। ठीक है, एचआरए की गणना करने। अच्छा, ये मकान का आरएफएच का वैल्यूएशन की बात कर रहा है तो 15% सीडी कर लिया जाता है। एचआरए का बता सकते हो, एचआरए में कहाँ पर 50% लगता है, कहाँ पर 40% लगता है। एचआरए का हम बताना चाह रहे हैं। एचआरए देखो, अगर डीएमकेसी है तो 50% सैलरी का और इनसे बाहर है तो 40%, यही कंसेप्ट था। आगे 99 पे देखते हैं, छात्रावास भत्ता प्रति माह प्रति बच्चा कर मुक्त होता है। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, 300 रुपये। अच्छा, इसका ए हमने लगा दिया, बी सही है इसका, 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा। ओके, अब सेंचुरी है तो सेंचुरी से पहले एक मोटिवेशन कोट बोलते हैं कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। एक और कोट है, मोटिवेशन कोट है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए इस पेपर की औकात दिखाते हैं, आने वाले एग्जाम की खोपड़ी में छेद करते हैं। देखिए 100वां क्वेश्चन है, वेतन शीर्षक में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन इसका डी सही है, विधवा को प्राप्त
पारिवारिक पेंशन। देखो किसी भी कर्मचारी जिसकी मृत्यु होगी तो उसकी विधवा पत्नी को जो वेतन मिलेगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो 100वां क्वेश्चन पर आगे अब 100वां से ऊपर बढ़ते हैं। 101 वेतन शीर्षक में करदाता की आय कर योग्य होगी वेतन भोगी कर्मचारी, मतलब उसी व्यक्ति के हाथ में जिसको वेतन मिलता है। ऑप्शन बी सही है इसका, वेतन भोगी मतलब जिसको वेतन मिल रहा है। आवागमन भत्ता जो करदाता कर्मचारी को अपने आवास से कार्यस्थल तक, मतलब ऑफिस तक और कार्यस्थल से आवास आने जाने के व्यय की पूर्ति हेतु दिया जाता है, किस सीमा तक कर मुक्त है? इसका ऑप्शन बी सही है, हमने डी लगा दिया, बी सही है। बी देखो 800 रुपये प्रतिमाह, इसका बी ऑप्शन सही है, 800 रुपये प्रतिमाह। 103 वेतन शीर्षक में निम्नलिखित किस करदाता की आय कर योग्य होती है? और 103 का ऑप्शन ए सही है, वेतन भोगी कर्मचारी की। ठीक है, जिसको वेतन मिलेगा उसी के हाथ में ये टैक्स आय कर योग्य रहेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेतन शीर्षक की आय कर योग्य होने के लिए आवश्यक है नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य संबंध, मतलब नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होगा तभी ही उसकी आय कर योग्य होगी, वेतन कर योग्य होगा। जैसे संसदों को जो वेतन मिलता है, विधायकों को वेतन मिलता है, वो कभी सैलरी में नहीं टैक्सेबल होता है, वो अदर सोर्स में होता है। साझेदारी फर्म के साझेदारों को वेतन मिलता है, वो भी यहाँ में टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्सेबल कहाँ होता है? अदर सोर्स में। तो इसलिए क्योंकि इनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध नहीं होता है। आगे 105 क्वेश्चन है, कर्मचारी को प्राप्त कर मुक्त वेतन का आशय है। ऑप्शन सी सही, इसका कर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। आगे 106 क्वेश्चन, नियोक्ता द्वारा वेतन में से की गई कटौतियाँ, तो इसका ऑप्शन ए है, शुद्ध वेतन से में जोड़ी जाएंगी, मतलब जो भी वेतन से कटौती दी गई उसको पहले जोड़ा जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं 107वां क्वेश्चन, मृत कर्मचारी की विधवा को प्राप्त वेतन कर योग्य होगा अन्य साधनों से आय, यानी जो विधवा को जो वेतन मिलता है, पेंशन मिलती है, वो कहाँ पर कर योग्य होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। 108वां क्वेश्चन है, कर्मचारी का बकाया वेतन होता है, इसका ऑप्शन ए सही है, कर योग्य। अब आगे कर्मचारी का बकाया वेतन होता है, ऑप्शन ए सही है, कर योग्य। 109 क्वेश्चन है, एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, ऑप्शन ए सही है, 2 बच्चों के लिए। एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मोटर कार के साथ दिए गया ड्राइवर का वेतन निम्न दर से उसके वेतन में जोड़ा जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं। 111 क्वेश्चन है, निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते के संबंध में कटौती है प्रदान नहीं की जाती है, ऑप्शन सी सही है इसका। आगे 112 क्वेश्चन है, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती अधिकतम रकम, इसका ऑप्शन ए सही है, 5000। आगे मनोरंजन भत्ता 113वां क्वेश्चन, मनोरंजन भत्ते के लिए छूट का अधिकार निम्नलिखित कर्मचारी से संबंधित है, इसका ऑप्शन ए सही है, शासकीय कर्मचारी से। आगे 114वां क्वेश्चन है, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को टाइटन घड़ी क्रय करने हेतु 5200 का नकद पुरस्कार उपहार दिया गया है, इस स्थिति में कितनी रकम कर योग्य होगी? तो उसका ऑप्शन बी सही है, 5200। मिस्टर तो दो ये रिलेशन की डेफिनेशन में नहीं है, रिलेशन की डेफिनेशन में क्या होता है, 50,000 तक जो भी मिलता है वो कर मुक्त होता है, लेकिन रिलेशन की डेफिनेशन में ये नहीं आता, इसलिए पूरी इसकी जो भी इनाम मिलेगा, वो जो इनाम है वो सब कर मुक्त है, उपहार। अगर मिस्टर पी को दूरस्थ स्थान पर कार्याधीन
समय में नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन दिया जाता है जिसका मूल्य 5000 है। इसका मूल्य निम्नलिखित भाग कर योग्य होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 0। 116 क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण पर कर्मचारी को अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त निम्नलिखित रकम कर योग्य होगी। इसका ऑप्शन सी सही है, नियोक्ता का अंशदान व उसका ब्याज। मतलब ये दो चीज़ें टैक्सेबल रहती हैं जब रिटायरमेंट होता है तब। आगे 117वां क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी की दशा में अवकाश वेतन की अधिकतम करमुक्त रकम इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है इसका। आगे 118वां क्वेश्चन है, अर्जित छुट्टियों के नकदीकरण की राशि जो एक गैर सरकारी कर्मचारी को प्राप्त हुई है निम्नलिखित सीमा तक करमुक्त है। इसका ऑप्शन सी सही है, 3 लाख। आगे 119 क्वेश्चन है, धारा 10 उपधारा 10 क्लॉज सेकंड के अंतर्गत एक कर्मचारी को जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, 20 लाख रुपए। 120 क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो उसे प्राप्त कुल एक मुश्त पेंशन कर योग्य होगी। ऑप्शन डी सही है, कुल पेंशन का 1/2 भाग। आगे 121 है, किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक करमुक्त है? इसका ऑप्शन ए सही है, 5 लाख तक। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय, इसका ऑप्शन डी सही है, मकान से उपरोक्त सभी सम्मिलित। तो मकान में रहने का मकान, कार्यालय में इस्तेमाल हेतु भवन और गोदाम का भंडारण, इस सभी में मकान का आशय लगाया गया है। 123 क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर का आधार होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रमापित किराया, स्टैंडर्ड रेंट। इसका बी ऑप्शन बी। अच्छा, इन्होंने बी है वार्षिक मूल्य, ये नहीं है। इसका ऑप्शन है वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू के आधार पर कर लगाया जाता है। नगर पालिका करों को घटाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है, यदि इसका भुगतान वास्तव में मकान मालिक द्वारा किया गया, मतलब नगर पालिका कर यदि मकान मालिक द्वारा चुकाया जाएगा तो उसे पूरी छूट मिल जाएगी। 125 क्वेश्चन है, मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौती आयकर अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत घटाई जाती है? तो धारा 24, ऑप्शन बी सही है। 126वां क्वेश्चन है, मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय कितनी प्रमापित कटौती स्वीकृत है? इसका ऑप्शन बी सही है, शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30%, जिसे स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। 127वां क्वेश्चन है, स्वयं रहने वाले मकान हेतु निर्माण हेतु 31/3/1999 के लिए ऋण पर ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 30,000, ऑप्शन ये सही है, 30,000 की कटौती स्वीकृत है। तो इस तरीके से हमारे 127 क्वेश्चन पूरे हुए। बचे हुए क्वेश्चन आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को आप देखिए और पूरे क्वेश्चन हल कीजिए तथा इसको लगातार सुनते रहिए ताकि क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम सारे सब्जेक्ट बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए सारे सब्जेक्ट के MCQ का वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो आप सभी जितने सब्जेक्ट हैं बीकॉम के सबका देख सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।